हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाइए क्योंकि सामाजिक विज्ञान बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए है। जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान से डर लगता है, आज की ये वीडियो लास्ट तक देखना। आज के बाद आप कहोगे सर सामाजिक विज्ञान बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं माय डियर स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो मैंने बना दिया है और आप लोगों के लिए फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो आने भी वाली है। तो आप लोग ये जो मैं बता रहा हूं इसको कंप्लीट कर लेना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ा देंगे, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग पेपर में छाप कर आना और यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं बताने वाला हूं और इसको आप पेपर में छाप देना और 70 में 70 नंबर आप पक्का कर लो। ठीक है, 70 में 70 नंबर आज पक्का करके ही जाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर सोचे कि कौन सा टीचर इसको पढ़ाया है जो इतना अच्छा लिख कर आया है। ठीक है, तो अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट को मानोगे तो हम रिक्वेस्ट करें वरना फिर पढ़ाएं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप ये करते हो तो हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज लाते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना वीडियो को ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, देखो जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका संक्षेप में आपको पता लगाए। देखो ये क्वेश्चंस मैंने कई बार पढ़ा रखा है लेकिन मैं एक बार और पढ़ा देता हूं क्योंकि अब आप लोगों का इसके बाद बहुत कम ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं आप लोगों को रिपीट करा रहा हूं, बता रहा हूं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों का हर एक प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो तो पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण का आपको संक्षेप में पता लगाना है कि कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, अच्छे से आपको बताना है। तो देखो जर्मनी का एकीकरण जो था वो देखो राष्ट्रवादी जो आपका भावनाएं थी, जो राष्ट्र के प्रति हैं राष्ट्रवादी भावनाएं थी, जो मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी। जो मध्य वर्गीय लोगों में, जो जर्मन के लोग थे उनमें काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब है कि 1848 में एक छोटी सी कोशिश की गई कि जो जर्मन की महासंघ है और उसमें जो विभिन्न इलाके हैं उनको जोड़ दिया जाए। अब उनको जब आप जोड़ोगे तो एक निर्वाचित संसद द्वारा, जो एक निर्वाचित संसद है उसके द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बन जाएगा। तो इसका प्रयास किया गया लेकिन उनका जो प्रशा के बड़े भूस्वामी हैं, स्वामियों ने समर्थन किया। जो प्रशा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं उन्होंने तो समर्थन किया लेकिन उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। तो प्रशा ने क्या किया, जो राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका जो मुख्यमंत्री था वो ऑटोवान बिस्मार्क था। अब इसमें युद्ध तो होगा ही, तो ऑटोवान बिस्मार्क था जो इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था? जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जिन्होंने प्रशा की जो सेना है, जो उनकी सेना आर्मी है और जो उनकी नौकरशाही है उनकी मदद ली और 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में जीत हुई। अब 7 वर्ष के बाद जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है, इन तीनों युद्धों में भैया इनकी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जब जीत हो गई तो एकीकरण हो ही गया। जीत का मतलब है जुनून और जुनून का मतलब है जीत। जीत का मतलब है कि आपका कार्य पूरा हो गया। जनवरी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑब्जेक्टिव में आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बताना 1871 में। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, तो वो था ऑटोवान बिस्मार्क था। ठीक है, कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक जो था
वो ऑटोमान बिस्मार्क था। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप कि आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना। एक एक क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेना, तैयार कर लेना, और अगर आपको ना याद हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन तैयार कर लेना है। लिखा हुआ सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ बताइए। ठीक है, सत्याग्रह का आपको अर्थ बताना है। तो सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह होना, मतलब हमें सत्य बोलना, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना, क्योंकि आपको पता है लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, कितना भी हो जाए लेकिन जो सत्य होता है उसकी जीत हो ही जाती है। तो देखो, सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब समझते हैं। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार है सत्य की शक्ति पर आग्रह। जो सत्य की शक्ति है उस पर आग्रह होना तथा सत्य की खोज करना, जो सत्य है उसकी खोज करना। और गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। जो हमारे गांधी जी थे, बापू गांधी जी, वो इसके प्रबल समर्थक थे, महात्मा गांधी जी। तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अब उन्होंने 3 लाइन में व्याख्या की है। देखो, 3 चीजों के द्वारा मैं समझाता हूं। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप काम अच्छा करते हो, आप सच्चा काम करते हो, अच्छे काम करते हो, आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अच्छे भी हो और आप सत्य की ओर चलते हो, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है और आपका जो संघर्ष है, आप स्ट्रगल कर रहे हो अन्याय के खिलाफ, ठीक है, गलत चीजों का खिलाफ कर रहे हो, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अन्याय से जीतने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपकी लास्ट तक जीत ही हो जाएगी अगर आप बिल्कुल सत्य हो। दूसरा है पॉइंट कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो जाता है। भाई, प्रतिशोध या फिर आक्रमण का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई का सहारा लिए बिना जो सत्याग्रही होता है, जो बिल्कुल सत्य होता है, सत्य की तरफ चलता है, वो इन सब के सहारे के बिना केवल संघर्ष से ही जीत जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। लास्ट में यही कहा गया है कि अगर आप सत्य हो, सत्य बोलते हो और सत्य के रास्ते पर चलते हो, तो इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का अटूट विश्वास था, जो गांधी जी हैं उनका अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जो अहिंसा का धर्म है, सत्य का धर्म है, वो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है और हम किसी के खिलाफ जाएं तो हम उसे हरा सकते हैं और हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट 3 ऐसे पॉइंट सत्याग्रह का जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, सत्याग्रह का अर्थ। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, और पहला नंबर क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से समझो भी, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो जो बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन भाई बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दिया है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ 3 राज्यों के नाम बताइए। 3 राज्यों के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 ऐसे राज्य के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में यानी कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। जो काली मृदा है उस पर हम मुख्य रूप से कौन से फसल को उगा सकते हैं, मतलब कौन सी फसल इसमें बहुत अच्छी होती है, किसका पैदावार सबसे अच्छा होता है, तो ये आपको बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं नोट करते रहो, तैयार करते रहो, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। देखो, काली मृदा, जो काली मृदा का रंग काला होता है, आपको पता है जो काली मृदा है उसका रंग जो होता है वो काला होता है, और इसे हम लोग रेगण मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगण मृदा। इसे हम लोग रेगण मृदा भी कहते हैं, और यह लावाजनक शैलों से बनती है। ये जो होती हैं ये लावाजनक शैलों से बनती हैं। किससे बनती हैं? लावाजनक शैलों से।
और यह मृदा जो होता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, मालवा में पाया जाता है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जो पठार होते हैं वहां ये काली मृदा पाई जाती है। तो 3 राज्य की जगह मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य बताए हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। अब 5 में से कोई 3 तो याद ही रहेगा, ठीक है। और काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती उचित समझी जाती है। देखो का से काली और का से कपास होता है, का से काली का से कपास। तो ये ट्रिक के द्वारा याद रखना कि का से काली का से कपास। तो कपास की खेती हम लोग काली मृदा में सबसे अच्छा मानते हैं, इसलिए हम इस मृदा को कहते हैं काली कपास की मृदा। जो हमारी काली मृदा को हम ये भी कह सकते हैं काली कपास की मृदा भी कहा जाता है, मतलब इसे हम लोग काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई छोटा मोटा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा तो क्या पूछोगे, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजों को समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से समझना, ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां एक आप टाइप से समझो कि भाई सड़क परिवहन का यूज आप करते हो, सड़कों का यूज आप करते हो, तो अगर सड़कों के फायदे पूछे जाए तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ध्यान से बताओ, ठीक है। सड़कों के फायदे तो आप बता ही सकते हो। तो यहां यही पूछ रहा है जो सड़क परिवहन है उनके गुण, या सड़क परिवहन के लाभ, या सड़क परिवहन के फायदे, यही पूछ रहा है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, चीजें एक ही जैसी हैं बट थोड़ा सा तरीका अलग है। तो आप तरीकों को समझो, क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां आपको सड़क परिवहन के आपको बताना है गुण, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। देखो भारत जो है, भारत में बहुत ज्यादा सड़कें हैं क्योंकि भारत में सड़क परिवहन का मेन रोल है, किरदार सबसे बड़ा सड़क का ही है, मतलब सड़क जो है वो हीरो है, हीरो, ठीक है। तो जो भारत है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब जो भारत है, भारत जो है वो सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और सड़क परिवहन जो होता है, सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। अब सड़क परिवहन के 3 गुण जो हैं, 3 फायदे, 3 लाभ, 3 गुण वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखो, एक एक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि आपको सड़क परिवहन आसान होता है कि रेल परिवहन या वायु परिवहन? ये तो बता ही सकते हो। अगर आप कहोगे मजा तो भैया वायु परिवहन में आता है, लेकिन पैसे भी वैसे ही लगते हैं, महीने का खर्चा 1 दिन में लग जाएगा। तो आप बताओ सड़क परिवहन अच्छा है ना, क्योंकि हम कम पैसे, बहुत ही कम पैसे में हर एक जगह टहल सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे सड़क परिवहन जो होता है वो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी का रूप कार्य करता है। बिना सड़क के ना तो हमारा सड़क के रेलवे रहेगा, ना ही स्टेशन रहेगा, ना ही वायु रहेगा, वायु परिवहन। तो सड़क एक कड़ी है जिसके द्वारा हर एक चीज किया जाता है, ठीक है। तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन जो साधनों के लिए एक कड़ी का रूप है, कड़ी का काम करता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट कि भाई सड़क जो होता है, सड़क का निर्माण लागत भी कम है। भाई सड़क का निर्माण लागत बहुत ही कम है, और अगर और चीजें बनाओगे तो बहुत ज्यादा लागत लगती है, लेकिन सड़क अगर बनाना है तो आप बहुत ही कम पैसे में सड़क को बना सकते हो, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और हाँ, इसे हम उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी, भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। जो सड़क होता है, सड़क को हम उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बना सकते हैं। उबड़ खाबड़ स्थान है, आप ऊपर नीचे सड़क बना दोगे, लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा नंबर पॉइंट समझो, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जो सड़क होता है वो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तथा सामान चढ़ाने व उतारने की भी लागत अपेक्षाकृत कम है। तथा सामान जो होता है, जो वस्तुएं होती हैं, उनको चढ़ाने और उतारने की लागत भी बहुत कम है। तुरंत चढ़ाओ तुरंत उतारो, इसमें क्या, ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है सड़क परिवहन में। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो सड़क परिवहन के गुण हैं, लाभ हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सड़क परिवहन। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हम एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाएंगे। अगर आप समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी समझना पड़ेगा पेपर में लिखने के लिए, वरना आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है यार। देखो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं या विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। 2020 में आया हुआ, 21 में, 22 में। अब जो हमारी भारतीय कृषि है, इनकी 3 विशेषताएं कौन कौन सी लिख सकते हो? आपके माइंड में कुछ है जो आप लिख सकते हो भारतीय कृषि के? आई होप जो गांव के बच्चे होंगे, जो किसान के बच्चे होंगे, उनको पता होगा, क्योंकि वो तो आसानी से लिख सकते हैं भाई कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लेकिन जो शहर के बच्चे होंगे, जो सिटी में रहते हैं, शायद उनको कम ही पता हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक एक विशेषता को बता देता हूं। ठीक है, पहला समझो, भारतीय कृषि जो है, पहला प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि जो होती है वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर करती है। प्रकृति पर निर्भरता का मतलब होता है जो भारतीय कृषि होती है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मतलब वो मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं कि मतलब अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगा। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं जो हमारी भारतीय कृषि होती हैं। एंड जो यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एंड अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब देखो, जो वर्षा है वो तो नियमित है नहीं कि भैया 11 बजे ही आएगा, आज ही आएगा, 2 दिन बाद ही आएगा, या फिर उनकी निश्चित तो है नहीं कि भाई वर्षा होगा ही, ये तो पक्का है। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि अगर जब तक भगवान ना चाहे, गॉड ना चाहे, तब तक वर्षा होती नहीं है। कितना भी आप छटक लो, कितना भी आप मना लो, लेकिन नहीं होगा। तो ये होता है, ये समस्या भी है भारतीय कृषि की। आप अपनी सुविधा बनाओ, आप अपना व्यवस्था बनाओ, अगर वर्षा ना हो तो भी आप अपना काम कर सको, ऐसा काम करो। तो ये हमारा पहला है माय डियर स्टूडेंट विशेषता। दूसरा, कृषि की निम्न उत्पादकता। कृषि जो है, कृषि की निम्न उत्पादकता। तो भारत में जो कृषि है, कृषि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। ठीक है, प्रति श्रमिक दृष्टि से भारत में कृषि की श्रमिक औसत उत्पादकता केवल $105 है। यहाँ ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं लेकिन उत्पादन कम है। और जो हमारा औसत है वो $105 है। ठीक है, उत्पादकता केवल प्रति हमारा देखो, प्रति श्रमिक, एक श्रमिक पर $105, 10,000 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर पॉइंट, और आई होप कि समझ में अभी आ गया होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा, खनन फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या, अब तो 145 करोड़ हो गई है, 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करना ऐसा आवश्यक है। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारी भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, जो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं मैंने आपको समझा दिया है, और तीनों विशेषताएं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लेना, एक छोटा सा नोट्स बना लेना, और उसमें आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, टाइप कर लेना अपने हाथ से कटर, ठीक है, ताकि आप लोग इन सबको तैयार कर सको, इन सारे क्वेश्चंस को। और तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही ये सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नागरिक शास्त्र का। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि संघवाद क्या है। जो हमारा संघवाद है, संघवाद क्या है? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा कि संघवाद हमारा क्या है, आपको बताना है। एंड इसकी प्रमुख विशेषताएं भी लिखिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं भी लिखिए, आपको विशेषता भी बताना है संघवाद का। देखो, संघवाद जो होता है वो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। क्या है? प्रारूप है। संघवाद क्या है? जो सरकार होता है, सरकार का एक प्रारूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार, जो सर्वोच्च सत्ता है
और केंद्रीय प्राधिकार हैं और उनकी विभिन्न अनुवांशिकी अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। ठीक है, तो ये पहले आपको संघवाद समझ में आ गया। संघवाद है क्या, ये आपको समझ में आ गया। अब ये भी पूछ रहा है कि संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं, अब विशेषताओं को हम लोग एक एक पॉइंट के द्वारा समझेंगे। देखो, जिस चीज को आपको पॉइंट के द्वारा देखो, एग्जामिनर को ज्यादा नंबर कब देता है, जब पॉइंट के द्वारा आप लिखते हो और सेकंड आप हेडिंग के द्वारा लिखते हो। हेडिंग के द्वारा, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी निबंध है, कोई भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो सोशल साइंस का, तो उसको अगर पॉइंट के द्वारा लिखते हो तो बहुत अच्छा रहता है, और हेडिंग के द्वारा लिखते हो तो और भी अच्छा रहता है। तो कोशिश करो आप चीजों को इस तरह लिखने का। संघवाद की विशेषताएं, नंबर फर्स्ट, यहां सरकार जो है दो स्तरों वाली होती हैं। यहां सरकार दो स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं एक नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने व कर वसूलने का प्रशासन अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। लेकिन अगर कानून बनाने का क्षेत्र हो या कर वसूलने का क्षेत्र हो तो इन सब का जो है अलग अलग क्षेत्र होता है। इन सब का अलग अलग क्षेत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन को समझना, पॉइंट पॉइंट में आपको समझा रहा हूं इसलिए। तीसरा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान का कोई हमें रूल बदलना है, कोई आपको रूल्स बदलने हैं, तो ऐसा बदलाव हम एक ही स्तर की सरकार नहीं कर सकती। ऐसा बदलाव हमें दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। दोनों स्तर की सरकारें अगर सहमत होंगी तभी ये बदलाव होगा, नहीं सहमत होंगी तो ये बदलाव नहीं किया जा सकता है। रूल्स इज रूल। चौथा नंबर हमारी विशेषता है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायिकाओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपको चार मैंने आपको विशेषता भी बता दिया, संघवाद की परिभाषा भी आपको समझा दिया और उसकी विशेषता भी समझा दी। अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा है संघवाद। नोट कर लो, नोट बना लो और नोट करते रहो। तो ये हमारा माय डियर स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चंस जो हमारे कौन से हैं, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो, मैं आपको 6 क्वेश्चन ऐसे समझाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान में। तो मैंने 6 क्वेश्चन समझा दिए। अब हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लघु उत्तरीय के प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय पे आओ। ठीक है, देखो और भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना तैयार करो। ज्यादा मैं अभी आपके माइंड पर लोड नहीं देना चाहता। अगर ये 6 कंप्लीट कर लोगे तो आपके माइंड पे ये रहेगा कि हमें 6 ही पढ़ना है। अगर मैं 20 बता दूं और आप पढ़ ना पाओ तो क्या फायदा। आंसर के साथ बताया है, आंसर को लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो ध्यान से समझो, आप जो जो बता रहे हैं उसको पढ़ो और पढ़ते रहो, ताकि आपका वो चीज बिल्कुल कंप्लीट होता रहे और आप एक एक नंबर ना छोड़ कर आओ, सारा करके आओ। ध्यान रखो, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको फोकस करो और उसको तैयार करो। देखो, अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2021 में, 22 में, 23 में आया हुआ है। ध्यान से देखना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी और उसका जो मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था, वो क्या था, ये आपको बताना है। तो देखो, जो फ्रांस है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में भैया फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में जो हमारी फ्रांस की क्रांति थी वो हुई थी, और जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश एक बेकार शासन था, कर्तव्यहीन शासन था, एंड वो जनता की बात को नहीं सुनता था। तो जनता उनके विरोध में उतर गई, और जनता जिसके विरोध में उतर जाती है उनका अंत होता ही है एट लास्ट तक। क्योंकि जनता है तो सरकार है, जनता से ही सब बनते हैं। जितने बॉलीवुड के हीरोज हैं, जनता अगर सपोर्ट ना करे तो वो छोटे से कीड़े के बराबर हैं। ठीक है, इतना एटीट्यूड जो दिखाते हैं लोग। एंड और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। और इस क्रांति का क्या है, इस क्रांति के कारण हम लोग समझते हैं। कारण क्या है, व्हाट इज रीजन, इसके कारण क्या है, क्यों ये क्रांति हुई, इसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला कारण था भाई अयोग्य शासन। अच्छा ये बताओ, आप ऐसा सरकार पसंद करोगे जो शिक्षित हो, योग्य हो, या ऐसा सरकार पसंद करोगे जो अयोग्य हो, जिसके पास कोई शिक्षा ना हो, केवल उसको गुस्सा आता हो, जनता के प्रति काम ना करे, वो ऐसा
सभी लोग कहोगे जो योग्य हो, जो शिक्षित हो, हम ऐसे सरकार का चयन करेंगे, सभी लोग यही कहोगे। तो इसीलिए ये एक अयोग्य शासन था, जिद्दी शासन था। जो कौन था? लुई वंश 16वां। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय, जो फ्रांस की क्रांति के समय यहां पर लुई वंश का शासन था। जो ये राजा थे भैया, लुई वंश। पहले क्या होता था, राजा होते थे अपने, इधर के राजा, इधर के राजा, उधर के राजा। वो राजा जो कह दे वो होता था। अगर जनता को कहें इसको मार दो तो मार देते थे। इतना ज्यादा बेकार शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। किसका शासन था? लुई वंश का। और जिसका शासन लुई जो था 16वां था, और वह एक अयोग्य और जिद्दी और अदूरदर्शी और कर्तव्यहीन शासन था। अयोग्य था, ना पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा जिद्दी था, जनता पर दुरुपयोग करता था, अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन, काम को नहीं करता था, केवल बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था, जनता के प्रति कोई काम नहीं करता था। ऐसा शासन था। और इस कारण जनता इसका विरोध भी करती थी। इस कारण जो जनता था वो इसकी विरोध करती थी कि ऐसा शासन, ऐसा सरकार मुझे नहीं चाहिए और इस सरकार का अंत होना ही चाहिए। बस मुझे यही सुनना था। और ये हमारा पहला पॉइंट है, अयोग्य शासन। जो अयोग्य शासन था, जिसका कोई योग्य नहीं था, जो शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था, वो एक कर्तव्यहीन शासन था। एंड वो एक जिद्दी शासन था, जो जनता को बिल्कुल नहीं पसंद था। किसी को भी नहीं पसंद होगा ऐसा शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट हमारा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब होता है यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण, यहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति होने के कारण जो मध्यम वर्ग है उनका उदय हुआ। देखो, मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और एक निम्न वर्ग, जो नीचे वाले होते हैं, आम जनता। और आम जनता पर तो अत्याचार किए भी जाते थे और मध्यम वर्ग पर भी अत्याचार किए जाते थे। मध्यम वर्ग में वो लोग थे जो शिक्षित थे, अध्यापक थे, टीचर थे, वकील थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, अधिकारी थे, इन सब पर भी अत्याचार किया जाता था। जबकि इनकी जो अब तो इन सब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गया है अब की व्यवस्था में, लेकिन तब इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। नो एजुकेशन, एजुकेशन की कोई पावर नहीं थी तब के समय में। तब के समय में केवल राजा जो था उसकी पावर थी, जिसमें छोटे उद्योगपतियां एंड हमारे डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पद पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। कौन? मध्यम वर्ग में ये सब आते थे। अगला पॉइंट, तीसरा, ये सब कारण है, एक एक हेडिंग को मैं समझा रहा हूं। आम जनता पर दयनीय स्थिति। जो आम जनता थी, जो किसान लोग थे, जो आम जनता थी, जिसके पास धन जायदाद नहीं था, वो बिल्कुल गरीब थे, उन पर दयनीय स्थिति। दयनीय का मतलब बहुत ही बेकार दुरुपयोग किया जाता था। कहने का मतलब है इस समय जो शासक था वो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग का था। जो शासन था वो क्या था? उच्च वर्ग, जो उच्च वर्ग में लोग आते थे, और कुलीन वर्ग, जहां विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, जहां अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था, अच्छे से रहते थे, अच्छे से खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन वहीं आम जनता की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी और रोटी कपड़े के लिए तरस जाते थे, रोजी रोटी कपड़े के लिए तरस जाते थे जो आम जनता होती थी। क्यों? क्योंकि सरकार जो है जनता पर ध्यान नहीं देती थी और सरकार जो था वो बिल्कुल बेकार था, इसलिए आम जनता की जो थी वो दयनीय स्थिति थी। ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है फ्रांस की क्रांति के कारण की। और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। दो ऐसे पॉइंट और भी हैं। देखो, दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव का मतलब है इस समय जो दार्शनिक वर्ग थे उदित हुआ, दार्शनिक वर्गों का उदय हुआ, जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों का अवगत कराया। जो दार्शनिकों का उदय हो का मतलब होता है इस समय दार्शनिकों का उदय हुआ, जो फ्रांस की जनता थी उनकी कमियों, बुराइयों, दुर्दशाओं, इन सबकी फ्रांस की समाज में अवगत कराया, ताकि देखें लोग कि इनकी कौन सी दुर्दशा है, कितनी बुराइयां हो रही इन सब की, और क्या क्या हाल है इनका, कैसा हाल है इस समय। तो ये हमारा चौथा नंबर कारण है जो आप लोगों को एज ये फ्रांस की क्रांति समझ में आ ही रहा होगा बहुत अच्छे से। एक एक पॉइंट को मैं आपको एक एक हेडिंग के द्वारा समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक हेडिंग अच्छे से समझ में आ गया है। लास्ट हेडिंग है स्वतंत्रता का प्रभाव। कम से कम 5 हेडिंग तो डिस्कस करने ही हैं फ्रांस की क्रांति के कारण में। तो स्वतंत्रता का प्रभाव का मतलब होता है कि इस समय फ्रांसीसी सरकार के लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे। मतलब इस समय जो फ्रांसीसी सरकार थी वो जनता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, उनके स्वतंत्रता पर, यहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा था।
यहाँ तक कि उनके जो धार्मिक विश्वास थे, जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, कोई मतलब हर एक अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग पूजा करते हैं ना, तो वैसे ही इन सब पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। अब ऐसे सरकार को कौन पसंद करेगा है, जिनको ऐसे ऐसे व्यवस्था थी। तो ये 5 पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया फ्रांस की क्रांति के कारण के, और फ्रांस की क्रांति के कारण ये 5 पॉइंट आप कंप्लीट कर लो। अगर आपने लिख दिया बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से ना, इतना सटीक, तो एग्जामिनर 2 लाइन पढ़ेगा और समझ जाएगा कि ये बच्चा टॉपर है। और एक मेन चीज लिखा है, याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा पेज भर देंगे हमें नंबर मिल जाएगा। डोंट मैटर, ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखो। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको वो बिल्कुल याद रहे। ऐसा ना पढ़ लो कि सुबह उठकर पूरा बुक खत्म कर दिया, शाम को पूछा कुछ नहीं आता। तो इसलिए 2 ही पेज पढ़ो सुबह, लेकिन अगर कोई पूछे तो तुरंत बताओ, ठीक है। तो ये पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा समझो, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन क्या होता है, इसका आपको परिभाषा बताना है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण भी बताने हैं, जो इनके कारण है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो मृदा अपरदन, कि हमारा जो मृदा अपरदन है वो होता क्या है। तो मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का नष्ट होना। अगर किसी वाटर पानी के द्वारा मृदा का बहाव होता है तो वो मृदा अपरदन, कटाव के द्वारा मृदा का अपरदन होता है तो वो मृदा अपरदन, बस हो गया। तो मृदा का कटाव होना, बहाव होना, धातु नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा बनती भी रहती हैं, अगर भैया केवल नष्ट ही हो तो मृदा खत्म ना हो जाए। तो इसलिए मृदा बनती भी रहती है साथ साथ, और समाप्त भी होती है। ये दोनों साथ साथ प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए मृदा, देखो एक बात बताओ कि अगर आपकी मृदा जो है वो बहकर, मान लो पानी से बह गई, तो वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो वहां वो मृदा है तो ना, कहीं गायब तो थोड़ी हो गई, लुप्त तो थोड़ी हो गई कि भैया गायब हो गई। वो तो है ना, मतलब यहां से गई वहां गई, मतलब एक घर से दूसरे घर में गई, बस यही अंतर है। वहां की मृदा कम हो गई तो वहां पर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है मृदा का कटाव और बनता भी साथ में ही, अपरदन भी साथ में होता है। किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा का अपरदन तेजी से होने लगता है, निम्नलिखित है। मानवीय का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो जिसके द्वारा मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। तो मानवीय चीजों को समझेंगे। सबसे पहले कुछ भौतिक कारण समझ लेते हैं। पहला, ढाल वाली भूमि पर मृदा अपरदन समतल वाली भूमि पर ज्यादा होता है। ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा। अगर ढाल वाली भूमि है तो उस पर ज्यादा मृदा अपरदन होगा, समतल पर कम होगा, क्योंकि अगर हवा चलती है तो ढाल वाला है तो ऐसे फटाफट फटाफट मृदा नीचे बहता चला जाएगा, तो इसलिए ज्यादा होगा, लेकिन समतल पर नहीं होगा। दूसरा, तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। भाई अगर बहुत तेज वर्षा होती है तो मृदा जो है वो बहती रहती है, ठीक है, तो उसका जो ऊपरी परत है वो साथ साथ बह जाता है। तो ये हो गया 2 भौतिक कारण जो भगवान के द्वारा होता है। एंड अब मानव के द्वारा क्या होता है, मानवीय कारण क्या है। पहला, निम्नलिखित कुछ मानवीय कारणों को मृदा अपरदन के द्वारा माना जाता है। पहला, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। जब पशु जो होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, वो मृदा का अपरदन कैसे करते हैं, जब वो ग्रास यानी कि घासों को चरते हैं तो उसमें से जो घास होता है, घास के साथ मिट्टियां भी आती हैं, देखा होगा, तो वो जो होता है उसके द्वारा मृदा अपरदन होता है। और भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। वनस्पति जो होता है उसका जो आवरण समाप्त होता आता है, इसलिए और मृदा अपरदन का चांस होता है। इस स्थिति में मृदा, जल, वायु और का प्रभाव तीव्र होता है। इसलिए जब वो घास वहां से भूमि से गायब हो जाता है तो डायरेक्टली मृदा पर हमारे जो जल होते हैं और सूर्य होते हैं, वायु होता है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा मानवीय कारण है, वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वृक्ष की जो जड़ होती हैं वो मृदा की रक्षा करती हैं, और वनों के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से आ गई है। वन यानी कि पेड़ पौधे के कटाव से मृदा अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि पानी और वनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकता है। पानी जो होता है और पवन का मतलब हवा का बहाव जो होता है वो वृक्ष जो है वो कम करता है। अब जब पेड़ को ही काट दोगे तो डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला देखो, तीसरा पॉइंट कि भैया खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य का मृदा अपरदन होता है।
कहीं कहीं देखते हो पता चल जाता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुदाई की जाती है, ठीक है, बड़े बड़े चीज़ों से, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं। अब देखो अगला चौथा पॉइंट, मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए जो रोड़ी, बजड़ी, संगमरमर या बर्तन आदि प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों सो गहरे गड्ढे का परिणत कर देते हैं, ठीक है। बस ये है भैया मानवीयकरण, और ये हमारा मृदा अपरदन है। मानवीयकरण, भौतिककरण दोनों समझ में आ गया, और मृदा अपरदन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी, वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। निम्नलिखित तथ्यों का समझा जा सकता है। पहला हमारे स्टूडेंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होता है, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने जिम्मेवार को खड़ा कर सकते हैं और मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। पहला पॉइंट कि भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भाई कोई भी अगर खड़ा होता है चुनाव में तो उसको जो जनता है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वोट दे सकती है। अब तो वोट भी खरीद लेते हैं लोग, लेकिन अब वो तो लालची लोग होते हैं। कानून पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो होती है, सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। लंबी प्रक्रिया के बाद उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं, उस पर पूरी बहस विचार विमर्श किया जाता है। अगला, सूचना अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ तो वो जान सकता है किस नियमों का पालन हुआ, ठीक है। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट समझ लो, जवाबदेह सरकार का गठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के सवालों का जवाब भी देने वाली होती है। ऐसा सरकार का गठन किया जाता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, और आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया गया है पढ़ लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाएंगे। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।